नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज विशेषण में ही हम लोग जो है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे और आज हो सकता है विशेषण खत्म भी हो जाए। और साथियों, अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आप लोगों के लिए मेहनत है और मैं बार बार कहता हूँ कि आपको महंगे कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। पूरा डिटेल के साथ में आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और शाम को लाइव क्लास होती है 8:30 बजे, तो आप उसमें जुड़ना जरूर, निश्चित रूप से जुड़ना कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात होती है यहाँ पर कि हमें पूरे डिटेल से नोट्स मिल रहे हैं। देखो, संकेतवाचक भी कह सकते हैं और सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं। सर्वनाम शब्द में अगर एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सार्वनामिक बन जाएगा। सार्वनामिक का मतलब होता है सर्वनाम से बना हुआ विशेषण। सार्वनामिक का मतलब क्या होता है? सर्वनाम से बना हुआ विशेषण। इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है? जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसके बारे में संकेत करता है। कुल मिला के बात यह है कि संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है। ये जो सर्वनाम है ये किसके पहले प्रयुक्त होगा? संज्ञा के पहले प्रयुक्त होगा। बस इतना सा ध्यान रख लीजिए आप। और उसके बारे में संकेत करता है। बारे में संकेत करता है तो संकेतवाचक हो गया। संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है इसलिए सार्वनामिक हो गया। उसकी विशेषता को प्रकट करता है, उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? एक बार फिर इसकी परिभाषा को जानने की कोशिश कीजिए। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उसके बारे में संकेत करता है, या तो उसके बारे में संकेत करता है या फिर कह सकते हैं उसकी विशेषता को प्रकट करता है, लेकिन आएगा संज्ञा के पहले, तो वो होगा आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करेंगे, उदाहरण की ओर देखते हैं। अब ये उदाहरण से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी बच्चों। देखो, उदाहरण है, यह वही लड़का है जो कल आया था। अब यहां पर हमें देखना है कि ये देखो, ये क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के पहले आ रहा है वही, यह, तो दोनों के दोनों क्या हुए? सार्वनामिक विशेषण हुए। संज्ञा के पहले आने वाले जितने भी विशेषण हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, क्योंकि वो संज्ञा की क्या कर रहे हैं? विशेषता प्रकट कर रहे हैं। वो संज्ञा की क्या कर रहे हैं? विशेषता प्रकट कर रहे हैं, संज्ञा की विशेषता की ओर संकेत कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया वो सार्वनामिक विशेषण। बात समझ में आ गई? यहां पर देखो, ये जो कल शब्द है ये भी क्या है? संज्ञा है। अब कल समय है ना, समय तो कोई सा भी हो सकता है। तो इसके ये देखो, यहाँ जो शब्द आ रहा है ये भी सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देखो, यह घर आपका है। अब यहाँ पर ये जो यह शब्द है वो घर, घर एक संज्ञा है, संज्ञा के पहले यह शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण शब्द हो गया। बात समझ में आ रही है? तो यही बात आपको ध्यान रखनी। तीसरा उदाहरण कहता है, यह लड़का राहुल कामचोर है। तो लड़का के पहले क्या आ रहा है? सर्वनाम शब्द आ रहा है। तो सर्वनाम शब्द, लड़का एक संज्ञा है, संज्ञा के पहले आने वाला सर्वनाम शब्द क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण या क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण, या फिर हम इसको कह सकते हैं संकेतवाचक विशेषण। क्या कहेंगे? संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण हम इसको कह सकते हैं। आगे बात करते हैं इसी क्रम में। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सार्वनामिक विशेषण के भेद कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। सार्वनामिक विशेषण के जो भेद होते हैं, वो सबसे पहला भेद होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक शब्द यानी कि मूल शब्द में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मौलिक बन जाएगा, ठीक है ना। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, योग प्लस इक यौगिक बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना भाई इसको, क्या कौन कौन से आएंगे? यौगिक सार्वनामिक विशेषण और मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण के दो भेद है, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। देखते हैं इनमें क्या अंतर होता है, क्या अंतर नहीं होता है, ये सारी बातें जानने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले आता है यहां पर मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण दिख रहा होगा आपको अच्छे से। साथियों, एक बात जरूर बताऊंगा आप लोगों को
कि बस विश्वास कीजिए और विश्वास जीतता है निश्चित रूप से। बस आप जो है आपका प्यार कोटा ऑनलाइन क्लासेस को जिस तरह से मिला है उसी तरह से बनाए रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम अपने मूल रूप में आकर किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, बस सिंपल सी बात है, मूल रूप में आकर के अगर संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। आपको कहीं नहीं मिलेंगे इतने डिटेल से नोट्स में, गारंटी दे रहा हूं, ये वादा है आप लोगों से, आप खुद भी देख लेना, ठीक है। और आपको लगता है तो वाकई में ही आपका साथ जो है कोटा ऑनलाइन क्लासेस को मिलना चाहिए। जब कोई सर्वनाम अपने मूल रूप में, मौलिक मतलब अपने मूल रूप में आकर के किसी संज्ञा की विशेषता बता, भाई सार्वनाम विशेषण की बात है यही, संज्ञा की विशेषता बताना, ठीक है। सॉरी, मूल रूप में आकर किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तो उसे मौलिक सार्वनाम विशेषण कहते हैं। जब किसी सर्वनाम में कुछ भी नहीं जुड़ा हो, कुछ भी नहीं जुड़ा अपने मूल रूप में है, तो इसका मतलब क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। देखो यहां पर, यह लड़का बहुत तेज है। अब मुझे आप बताओ कि यहां पर क्या है, ये जो यह शब्द है इसमें कुछ जुड़ा हुआ है क्या? कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, ना उपसर्ग है ना प्रत्यय है, कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण तो क्यों हुआ, क्योंकि ये संज्ञा के पहले आ रहा है और इसमें कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, प्रत्यय उपसर्ग कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये हो गया मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। और तेज है, ये तेज तो क्या है, सर्वनाम है। ये तो भाई, ये तो तेज तो क्या है, सर्वनाम नहीं, विशेषण है। लेकिन ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण भी नहीं है, ये तो सिंपल संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब तेज है, बहुत तेज है, तो ये प्रविशेषण हो गया, विशेषण का भी विशेषण प्रविशेषण हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं, हम लोग बात करते हैं आगे, ये है। अब यहां पर देखो, ये क्या मौलिक सार्वनाम विशेषण है, यही लड़का बहुत तेज है। अब यहां पर देखो, यह शब्द में आपने क्या किया, यह शब्द में ही जोड़ दिया, यह शब्द में आपने क्या जोड़ा, ही जोड़ दिया। या मैं तो सिंपल सी बात करूं, आप तो ये भी मत करो, आप तो ये भी मत करो भाई, यहां पर आपने जो यह शब्द है इसमें आपने क्या जोड़ा, ई, बड़ा ही जोड़ा है, ही भी नहीं, बड़ा ही जोड़ा है आपने। तो यह शब्द में आपने बड़ा ही जोड़ दिया, मतलब ई जो है प्रत्यय है। तो यहां पर अब आप मुझे बताओ, क्या यह मूल रूप में आया, नहीं आया। इसका मतलब यह यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, न कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। तो ठीक है, यहां पर यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि मौलिक और यौगिक होता क्या है, ठीक है। चलें आगे। अब आता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, अभी अपने समझ लिया है। किसी सर्वनाम शब्द में अगर प्रत्यय जुड़ा हो, ठीक है, या कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ हो, तो लगता है ग्रामर का कोई भी टॉपिक का ऐसा अंश जुड़ा हुआ हो, तो वो होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। जब किसी सर्वनाम में कोई कारक चिन्ह जुड़ा हुआ हो, निपात जुड़ा हुआ हो, या अन्य शब्द जुड़ जाए तथा वह सर्वनाम किसी संज्ञा से प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को बताए, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहां पर यही चीज आपको समझनी है भाई। देखो कैसे होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। तो जो ऐसा शब्द है, आप देखो यहां पर जो ऐसा शब्द है वो इस प्लस आ, अब आ यहां पर प्रत्यय है, तो इस शब्द में अगर आ प्रत्यय जुड़ता है तो वहां पर क्या बना, ऐसा शब्द बना। अब ये क्या है, सर्वनाम है ऐसा। सर्वनाम क्यों है, क्योंकि आदमी क्या है, यहां पर संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन इसमें कोई ना कोई प्रत्यय, कारक, निपात कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखो, आप कैसे व्यक्ति हो यार। तो व्यक्ति तो क्या हो गया, संज्ञा हो गया, लेकिन इसके पहले आने कैसे शब्द आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ, सार्वनामिक विशेषण हुआ। लेकिन ये किससे बना है, किस शब्द से, में ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो किस शब्द में ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो किस कैसे बना,
ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया, ये मौलिक सार्वनामिक न होकर के यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। यानी कि कुछ यौगिक, यौगिक मतलब योग, योग प्लस इक, योग होना मतलब कोई ना कोई कारक चिन्ह या कोई ना कोई निपात या कोई ना कोई अन्य उसमें जुड़ा हुआ है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आती है मौलिक सार्वनामिक विशेषण के भेद। ठीक है, अब मौलिक सार्वनामिक विशेषण जो पहले हमने दो भेद किए थे, तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण के भेद कितने होते हैं, निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और प्रश्नवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। कौन कौन से, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, याद रखना। मौलिक सार्वनामिक विशेषण मैंने पहले आपको समझा दिया था, अभी क्या होता है। सार्वनामिक विशेषण के दो भेद होते हैं, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक। उसके बाद में अब हम लोग पढ़ रहे हैं मौलिक सार्वनामिक। मौलिक सार्वनामिक विशेषण मैंने आपको बता दिया, मौलिक सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं, चार भेद होते हैं। इसी तरह से जो है यौगिक सार्वनामिक विशेषण के भी भेद हम लोग पढ़ेंगे। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण के निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक होते हैं। तो यहां पर देखो, अब मौलिक सार्वनामिक विशेषण के भेद में पहला भेद आता है निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण। कौन सा भेद है, निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, परिभाषा जानो। जब कोई निश्चयवाचक सर्वनाम अपने मूल रूप में आकर के किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, वो निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण होता है। सिंपल सी बात है कि वो सर्वनाम जो निश्चयता का बोध करा रहा है, तो निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उदाहरण में यहां पर हम देखते हैं, यह लड़का बहुत होशियार है। लड़का संज्ञा है, उसके पहले यह आ रहा है, यह एक सर्वनाम है, सर्वनाम है ना, है या नहीं, लेकिन सार्वनामिक विशेषण है। क्यों, क्योंकि संज्ञा के पहले आ रहा है। और यह लड़का, ये निश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में यहां पर देखो, होशियार शब्द क्या है, गुणवाचक विशेषण है, लेकिन विशेषण के भी पहले विशेषण आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। कोई संशय, कोई शक नहीं है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। और दूसरा उदाहरण ये रहा आपके सामने। दूसरे उदाहरण में भी समझने की कोशिश करते हैं, वह पुस्तक बहुत ही अच्छी है। तो यहां पर वह पुस्तक, तो एक निश्चितता का बोध करा रहा है, तो निश्चित मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगर वहां नहीं दिया हुआ है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पर पुस्तक एक संज्ञा है, संज्ञा के पहले वह शब्द आ रहा है, वह एक सर्वनाम है, लेकिन संज्ञा के पहले आ रहा है, इसलिए यहां पर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण होगा। लेकिन मौलिक सार्वनामिक विशेषण में भी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा, निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कोई संशय नहीं होना चाहिए। अब अगला आता है, यहां पर देखो, अगला यहां पर दूसरा है अनिश्चयवाचक। बहुत सिंपल सी बात है, वहां निश्चितता का बोध करा रहा था, यहां अनिश्चितता का बोध कराएगा। देख लो, जब कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम अपने मूल रूप में किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करता है, संज्ञा के पहले तो आएगा ही आएगा, लेकिन अनिश्चितता का बोध कराएगा। अनिश्चितता का बोध कराएगा, इस मूल रूप में आएगा, संज्ञा के पहले आएगा, अनिश्चितता का बोध कराएगा, तो अनिश्चित मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब उदाहरण से समझते हैं। यहां पर उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण है, कोई कोई आया। अब कोई आया, तो आपको पता है कोई आया निश्चित नहीं है ना, इसलिए अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कुछ, वहां कुछ है, अनिश्चय हो जाएगा। तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्या है, अनिश्चयवाचक। देखो, कोई कुछ, ये तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। सर्वनाम कौन सा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन इनके अंदर सबसे बात जो इंपोर्टेंट है ना, वो यही है। अब सुनो, तीसरे नंबर पे उदाहरण पे आ जाओ, कोई व्यक्ति आया। अब बताओ ये क्या है, व्यक्ति यहां पर क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के पहले क्या आ रहा है, कोई शब्द आ रहा है। अब यहां आपको निश्चितता का बोध हो रहा है क्या, अगर यह व्यक्ति आया तो निश्चितता का बोध हो रहा था, लेकिन व्यक्ति संज्ञा है और संज्ञा के पहले जो सर्वनाम आ रहा है वो अनिश्चितवाचक, अनिश्चय
अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। तो अनिश्चितता का बोध कराए तो अनिश्चित मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। क्यों होगा मौलिक? क्योंकि अपने मूल रूप में आ रहा है, उसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, कारक निपात प्रत्यय कुछ नहीं मिला हुआ है। तो इस वजह से ध्यान देना कि संज्ञा के पहले भी आ रहा है, इसलिए ये तो सार्वनामिक विशेषण तो है ही सही, लेकिन अपने मूल रूप में आ रहा है तो मौलिक भी हो गया। लेकिन अनिश्चितता का बोध करा रहा है तो अनिश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण में इसको गिना जाएगा। इसी तरह से वहां कुछ लोग हैं, लोग संज्ञा है, संज्ञा के पहले आ रहा है तो सार्वनामिक विशेषण तो है, लेकिन अपने मूल रूप में आ रहा है, इसलिए मौलिक सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण में गिना जाएगा कुछ शब्द। ठीक है, अब यहां पर तीसरा आता है, मौलिक सार्वनाम विशेषण का तीसरा भेद आता है। तीसरा भेद क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण। प्रश्नवाचक मौलिक सार्वनामिक, प्रश्नता का इसमें प्रश्न किया जाएगा। कोई प्रश्नवाचक शब्द अपने मूल रूप में आकर के किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट करता है तो उसे प्रश्नवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा की प्रश्न पूछा जाएगा, कुल मिला के बात ये, संज्ञा के पहले प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा, ये 100% है। तो यहां पर देखते हैं, आप क्या कर रहे हैं। अब यहां पर क्या कर रहे हैं तो बताओ, क्या शब्द से हमने क्या किया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अरे क्या कर रहे हैं तो बताओ, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो ये तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। लेकिन अब सार्वनामिक विशेषण कैसे हुआ, यही चीज समझने वाली है। समझो, कहां से समझोगे? अब आप यहां से समझोगे। वाह क्या बात है। अब यहां पर जो बात शब्द है ये संज्ञा है, संज्ञा है या नहीं है बात शब्द, और संज्ञा के पहले क्या आ रहा है? प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है और अपने मूल रूप में आ रहा है। लेकिन यहां पर अब ये सार्वनामिक विशेषण होने के साथ साथ मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा, और मौलिक सार्वनामिक विशेषण में भी प्रश्नवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण में गिना जाएगा। तो हो गया क्लियर मामला। अब अगला है संबंधवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो संबंधवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण को देखो अच्छे से, 4th नंबर का है। तो संबंधवाचक, जब कोई संबंधवाचक सर्वनाम अपने मूल रूप में आकर के किसी विशेषता को बताते हैं उसे संबंधवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संबंधवाचक का मतलब जैसे जब, तब, ज्यों त्यों, जिसका, उसका, इस तरह से जोड़े में आते हैं। कुल मिला के बात ये। तो देखो यहां पर उदाहरण से समझेंगे, यह लड़का जो पढ़ रहा है वह खेलों में भी होशियार है। जो पढ़ रहा है वह खेलों में भी क्या है? होशियार है। बताओ, अब यहां पर जो और वह ये जोड़े में है, तो जो और वह एक दूसरे से संबंध जोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं यह शब्द की बात करूं तो ये तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। लेकिन कौन सा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा, और मौलिक में भी क्या होगा? निश्चयवाचक मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा। 100% यहां पर अब आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब उसी तरह से सार्वनाम विशेषण के दो भेद थे, मौलिक और यौगिक। मौलिक हमने कंप्लीट किया, अब यौगिक सार्वनाम विशेषण पे आ जाते हैं। दूसरा भेद है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या है? जुड़ेगा कुछ ना कुछ। देखो परिभाषा, जब किसी सर्वनाम में कोई अन्य शब्द जुड़ जाए तथा वह सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करे, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि सर्वनाम में कोई अन्य शब्द जुड़ जाता है, वह सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले प्रयुक्त होता है और उसकी विशेषता को प्रकट करता है, तो वह क्या होता है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। यानी कि सर्वनाम में कुछ ना कुछ जुड़ा होता है। देखो यहां पर कुचेक लोग, अब यहां पर लोग संज्ञा है, संज्ञा के पहले आ रहा है कुचेक, आ रहा है ना, इसका मतलब ये तो सार्वनामिक विशेषण तो हो ही गया, लेकिन इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? ये यौगिक हो गया। कैसे? जैसे कुछ शब्द में क्या जुड़ा हुआ है? कुछ शब्द में एक जुड़ा हुआ है, तो ये कुछ एक बन गया, बना नहीं बना? इसका मतलब क्या हुआ? यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया, ये तो मैंने पहले भी समझा दिया था। अब यौगिक सार्वनामिक विशेषण के भेद वही भेद हो जाएंगे इसके भी जो हमने किसके किए थे? मौलिक सार्वनामिक विशेषण के। निश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक, अनिश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक यौगिक सार्वनामिक। इसी तरह से अब एक एक भेद को इसके भी समझ लेते हैं। क्या हो जाएगा? एक एक भेद देखो यहां पर,
निश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले निश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? जब किसी निश्चयवाचक सर्वनाम में कोई शब्द जुड़ जाए तथा वह निश्चयवाचक सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करे, उसे निश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जो पहले वाला समझ में आ गया तो इसमें कोई भी संशय आपको नहीं होना चाहिए। क्या होता है? कोई भी निश्चयवाचक शब्द होगा, संज्ञा के पहले प्रयुक्त होगा और उसमें कुछ न कुछ जुड़ा हुआ होगा, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, यही वह लड़का है जो कल आया था। अब लड़का क्या है? संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा है। वह शब्द आ रहा है, तो वह तो क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण तो हो गया, लेकिन ये निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। अगर मैं यहां पर यही शब्द की बात करूं तो यह शब्द में जो है ई प्रत्यय अगर मैं बात किया जाए तो ये जुड़ा हुआ है या ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो मुझे बताओ, यहां पर कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, तो यौगिक तो हो गया लेकिन निश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए यही क्या हो गया? यही क्या हो गया? यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो गया, लेकिन निश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। अब अगला है यहां पर अनिश्चयवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या होगा? जब किसी अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई शब्द जुड़ जाए, उसमें तो क्या था? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक शब्द था, इसमें अनिश्चयवाचक शब्द होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होगा, इसमें कुछ ना कुछ जुड़ेगा तो यौगिक हो जाएगा, लेकिन वो अनिश्चय होगा। ठीक है, सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करे तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो वहां कुछ एक लोग है, लोग क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के पहले कुछ एक शब्द आ रहा है, तो कुछ प्लस एक जुड़ा हुआ है, इसका मतलब और अनिश्चयवाचक भी है, कुछ शब्द अनिश्चयवाचक भी है, कुछ जुड़ा भी हुआ है, तो अनिश्चयवाचक यौगिक मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो लिख लेना इसको अच्छे से। अगला प्रश्न आता है यहां पर, सॉरी प्रश्न नहीं, तीसरा भेद है इसका, संबंधवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। लेकिन ये क्या हो जाएगा? मौलिक सार्वनामिक नहीं होगा, यौगिक सार्वनामिक होगा, संबंध को भी बताएगा ये। तो याद रखना, यदि किसी संबंधवाचक सर्वनाम में कोई शब्द जुड़ जाए तथा वह संबंधवाचक सर्वनाम किसी पद से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को प्रकट करे तो उसे संबंधवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। कैसे कहते हैं? उदाहरण से समझो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जिसकी और उसकी तो आ ही रहा है, तो ये तो संबंधवाचक विशेषण तो हो ही गया, लेकिन जिस शब्द, यानी कि जिस शब्द में की जुड़ा, उस शब्द में की जुड़ा, तो ये यौगिक भी हो गया, और संज्ञा के पहले भी आ रहा है और संबंध भी बता रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया संबंध यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जिसकी उसकी और कुछ जुड़ा हुआ भी है। ठीक है, यहां तक तो संशय आपको नहीं होना चाहिए भाई। आगे देख लेते हैं। इसी तरह से जैसा देश वैसा वेश, जैसा वैसा तो संबंधवाचक तो सार्वनाम हो ही गया, लेकिन वे देश और वेश के पहले पहले आ रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण भी हो गया, और इनमें कुछ जुड़ा हुआ है तो ये यौगिक भी हो गया। तो यौगिक मौलिक सार्वनामिक विशेषण के साथ संबंधवाचक यौगिक मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, जैसा और वैसा, जिसमें आ प्रत्यय और वह में ये प्लस सा प्रत्यय। अब आता है लास्ट में इसका ही सार्वनाम मौलिक सार्वनाम यौगिक सार्वनामिक विशेषण का फोर्थ नंबर, प्रश्नवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा क्या कहती है? यदि किसी प्रश्नवाचक शब्द में कोई अन्य शब्द जुड़े तथा वह प्रश्नवाचक शब्द किसी विशेषता को बताने हेतु प्रयुक्त हो तो उसे प्रश्नवाचक यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। हाँ, कैसा सुंदर दृश्य है। सुंदर शब्द तो ऐसे यहाँ पर क्या है? विशेषण ही बता रहा है, लेकिन दृश्य की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर देखो, जो कैसा शब्द है, दृश्य कैसा है? कैसा है मतलब प्रश्न कर रहे हैं, तो कैसा शब्द में हम लोग किस शब्द में आ प्रत्यय हमने जोड़ा, तो यहां पर यौगिक तो हो ही गया, लेकिन प्रश्न भी पूछा जा रहा है किससे? कैसा। ये प्रश्नवाचक भी है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक यौगिक मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब यहां पर व्यक्तिवाचक विशेषण क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण होते हैं। अगर
ये सिंपल बातें हैं। अब विशेषण तो खत्म हो गए, मूल रूप से विशेषण खत्म हो गए, लेकिन कुछ बातें विशेषण की भी हम लोग जान लेते हैं। संज्ञा से बने विशेषण, जैसे परिश्रम, परिश्रम से परिश्रमी हो जाएगा, प्रत्यय जोड़ते। परिश्रम क्या है? संज्ञा है, संज्ञा से बना परिश्रमी, तो ये विशेषण हो गया। साहस से साहसी, जयपुर से जयपुरी, भारत से भारतीय, जोधपुर से जोधपुरी, समाज से समाजी, ये सब क्या है? संज्ञा है। संज्ञा में अगर हमने कुछ भी जोड़ा, जैसे कोई भी प्रत्यय जुड़ा या कोई भी उपसर्ग तो जुड़ेगा नहीं, प्रत्यय जुड़ता है, या कोई भी ऐसा शब्द जुड़ा, तो ये क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। फिर ध्यान रखना भाई, अगर आपसे पूछा जाए परिश्रम शब्द, परिश्रम शब्द में परिश्रम शब्द को विशेषण बनाइए, तो परिश्रमी कर दोगे आप, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा? व्यक्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर मैंने भारत शब्द में आपसे बोला कि भारत शब्द का विशेषण बनाइए, तो भारतीय बना दोगे, तो लेकिन विशेषण कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक विशेषण होगा। ठीक है, याद रखना। अब विशेषण के रूप कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य या सामान्य विशेषण, विधेय या विशेषण, और एक होता है प्रविशेषण, जिसको प्रति विशेषण या अंतर विशेषण भी कहते हैं। ये सिंपल बातें, जिनको थोड़ी बहुत बातें जिनको ध्यान रख लेना भाई। विशेषण के रूप कौन कौन से? भेद नहीं पूछ रहा हूं, रूप। उद्देश्य या सामान्य विशेषण, विधेय विशेषण, और एक होता है प्रविशेषण, तो आपने नाम सुना ही होगा। तो उद्देश्य या सामान्य विशेषण क्या होता है? जब कोई विशेषण संज्ञा से पहले आकर के विशेषता बताता है, जब कोई विशेषण संज्ञा के पहले आकर के विशेषता बताता है, तो क्या हो जाएगा? वो उद्देश्य या सामान्य विशेषण हो जाएगा। यह नीली गाय है। अब बताओ, नीली, ये गाय जो शब्द है संज्ञा है, संज्ञा के पहले आ रहा है, नीली शब्द विशेषता बता रहा है, यानी कि संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा? उद्देश्य सामान्य विशेषण हो जाएगा। यह पीला कपड़ा है, कपड़ा संज्ञा है, संज्ञा के पहले आ रहा है पीला, विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य सामान्य विशेषण हो जाएगा। अगला है विधेयवादी विशेषण, जब विशेषण संज्ञा के बाद आए, अगर संज्ञा के बाद आ रहा है तो विधेयवादी विशेषण हो जाएगा। ये चीजें बहुत ध्यान रखने वाली बात है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, अब देखो, ये गाय नीली है, तो संज्ञा के बाद आया नीली, तो ये विधेय विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये कपड़ा पीला है, कपड़ा संज्ञा है, संज्ञा के बाद आया पीला, तो संज्ञा के बाद विशेषता बता रहा है, इसका मतलब विधेयवादी विशेषण हो जाएगा। प्रविशेषण तो आप जानते होंगे, तो पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, प्रविशेषण को प्रति विशेषण, अंतर विशेषण भी कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताए। वह बहुत ईमानदार है, ईमानदार भी विशेषण है। ठीक है, लेकिन उसके पहले भी विशेषण शब्द आ रहा है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। गहरा नीला है, नीला भी विशेषण है, लेकिन अगर कपड़े के बाद में नीला शब्द आता तो विधेय विशेषण हो जाता, लेकिन यहाँ पर नीले के पहले भी विशेषण आ रहा है, तो इसलिए गहरा शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। अब विशेषण की अवस्थाओं पर आ जाओ। आपने वो अवस्थाएं भी पढ़ी होगी ना, अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था पढ़ी होगी मेरे हिसाब से, ये विशेषताएं आपने, तो इनको भी ध्यान दे लो। मूलावस्था क्या होती है? जहां किसी की तुलना नहीं होती, जहां पर किसी की तुलना नहीं होती है, वो मूल अवस्था में होता है, तो मूला अवस्था होती है। जैसे राम ईमानदार हैं, यह पर्वत ऊंचा है, यहां पर किसी की कोई तुलना नहीं की गई, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? ये मूल अवस्था में है, इसलिए मूला अवस्था हो गई। ठीक है, इसके बाद में उत्तरा अवस्था आ जाती है, इसकी दूसरी दूसरी अवस्था, किसकी? विशेषण की दूसरी अवस्था क्या है? उत्तरा अवस्था, जहां दो में तुलना हो, जैसे राम श्याम से ईमानदार है, अब राम श्याम से दो में तुलना हो रही है, इसका मतलब यहां पर उत्तरावस्था है। उत्तमा नहीं, दो में तुलना हो रही है, इसका मतलब क्या है? उत्तरावस्था है। यह पर्वत उच्चतर है, तर प्रत्यय जुड़ जाएगा, इसलिए भी क्या हो जाएगी? उत्तरावस्था हो जाएगी। ठीक है, दो में तुलना हो, तर प्रत्यय जुड़े, उत्तरावस्था। तीसरा आता है उत्तमावस्था, जहां दो से अधिक में तुलना होती है, दो से अधिक में तुलना हो, उत्तमा अवस्था आ जाती है। राम श्याम और मोहन से ईमानदार है, तो यह पर्वत उच्चतम है, और एक तम प्रत्यय अगर उसमें जुड़ जाए, तम प्रत्यय जुड़ जाए, या इसमें तरप प्रत्यय जुड़ जाए, तरप प्रत्यय जुड़ेगा तो उत्तरावस्था हो जाएगी, तम प्रत्यय जुड़ेगा तो वो उत्तमावस्था हो जाएगी। दो में अगर वहां पर तुलना की जाएगी तो उत्तरावस्था हो जाएगी, तीन में तुलना की जाएगी तो उत्तमावस्था हो जाएगी, और कोई भी तुलना नहीं की जाती है तो कौन सा हो जाएगा? मूलावस्था हो जाएगा। तो मित्रों, ये थे अपने यहाँ पर जो है पूरा का पूरा हमने विशेषण कंप्लीट किया, और जो अगला होगा, अगला जो टॉपिक होगा साथियों, वो होगा क्रिया। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्रिया का।
कौन सा टॉपिक होगा, क्रिया का पढ़ेंगे। ये तो रिकॉर्डेड क्लासेज होगी, रिकॉर्डेड क्लासेज होगी। रिकॉर्ड जो क्लास मिलती है आपको बता देता हूं, और जो लाइव क्लास होगी, LIVE, जो लाइव क्लास होती है वो होती है हमारी कितने बजे, 8:30 बजे होती है, 8:30 बजे शाम को होती है। इसमें हम लोग जो है ना शुरू से पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार से पढ़ रहे हैं। इसमें क्या पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं वर्ण विचार से। क्लियर? तो आप ध्यान रखें, क्रिया आपको अगला टॉपिक रिकॉर्डेड में मिलेगा, और लाइव क्लास में हम लोग जो है वर्ण विचार को कर रहे हैं। और जिनको कोर्स लेना है वो आप ले सकते हैं कोटा ऑनलाइन क्लासेस से। जिनको नोट्स लेने हैं वो भी आप नोट्स भी ले सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ नोट्स भी। ये देखो, इस तरह से हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स आपको मिलेंगे, और ये पूरे के पूरे हैंड रिटन नोट्स है भाई, मेरे हाथों के लिखे हुए। इससे बाहर आज तक कुछ गया नहीं है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो आप ये 2 भागों में आएंगे, मैं आपको बता देता हूँ ये कितने भागों में आएंगे, 2 भागों में आएंगे इस तरह से। भाग 1 और भाग 2, ये 2 भागों में आएंगे इस तरह से। भाग 1 और भाग 2 में आप आसानी से मंगवा सकते हो। इन दोनों रजिस्टर के प्राइस 600 रुपये है, थोड़ी महंगी होती है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और आप पढ़ोगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी हिंदी साहित्य के इतिहास में। एक चीज और बताता हूं मैं आपको, बहुत अच्छी बात है, ये ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं। ब्रह्मास्त्र नोट्स का मतलब होता है वन लाइनर क्वेश्चन है सारे के सारे हिंदी साहित्य के और काव्य शास्त्र के, तो आप इसे भी मंगवा सकते हो। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, व्याकरण के जो नोट्स हैं, हैंड रिटन व्याकरण है। ये देखो व्याकरण के नोट्स हैं ये भी सारे के सारे मेरे हाथों से लिखी हुई है, पूरी की पूरी ग्रामर है। आप इन्हें मंगवा सकते हैं। तो निश्चित रूप से इसका फायदा उठाइए और जरूर मंगवाइए। और टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हो कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे। तो ध्यान रखें, रिकॉर्डेड जो क्लास होगी वो क्रिया की होगी, और लाइव जो क्लास होगी वो होगी हमारी वर्ण विचार की। शुरू से मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ इस चीज को, और 8:30 बजे शाम को होती है। थैंक यू, धन्यवाद।